तो आज की क्लास में बात करते हैं एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में। देखो, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर क्या है, टॉपिक समझो सबसे पहले ये समक्ष और कशिश। ठीक है। एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि कोल्ड वॉर वैसे मेजरली ना यूरोप में लड़ा गया था। मेजर पार्ट जो कोल्ड वॉर का इवेंट जो पूरा चलता है अप्रैल 1961 से लेकर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेकर। अच्छा, और कोल्ड वॉर खत्म कब होता है इसकी डेट बताऊं? कोल्ड वॉर खत्म होने की डेट है 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। ठीक है। 1991 या 2 है। ठीक है। हाँ, क्योंकि इस टाइम पर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दोनों। ठीक है। 25 दिसंबर 1992 तक 1991 तक ये चलता है कोल्ड वॉर। मेजर पार्ट कोल्ड वॉर का यूरोप में लड़ा गया, यूरोप की धरती पर लड़ा गया। लेकिन इसके अलावा कुछ और इवेंट्स है। एरेना ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब है कि मैंने आपको बताया कभी भी दो सुपर पावर्स ना आमने सामने नहीं आई। जैसे यूएसए और सामने इसके यूएसएसआर है। तो इन्होंने कभी भी सामने आकर, हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, सामने आकर कभी भी इन्होंने हॉट वॉर नहीं लड़ा। वो हमेशा कोल्ड वॉर रहा। कोल्ड वॉर कैसे? एक दूसरे को सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए, एक दूसरे के सामने बस ये दिखाने के लिए कि कौन सी सुपर पावर जो है वो ज्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड कैसे भी करके बायपोलर वर्ल्ड से बायपोलर वर्ल्ड से कन्वर्ट होकर यूनिपोलर में आ जाए। बायपोलर का मतलब अभी दुनिया को दिख रहा है कि दो सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर, कोई एक जीते और यूनिपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश करे। इसके लिए हुआ क्या, इन्होंने छोटी वाली जो पावर्स थी, जो इनके अलाइज थे, उनको यूज करा षड्यंत्र के लिए, एक तरीके से कठपुतली बनाकर। और उनकी कंट्रीज के अंदर, दो कंट्रीज के अंदर जैसे भिड़वा दिया, उनको अलग करवा दिया। सबसे इसका फेमस एग्जाम्पल जो यूज होता है डेट इज, समझो इसको, जर्मनी। आज जो हमें जर्मनी दिखता है ना, इस टाइम पर इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक वो जर्मनी वैसा नहीं था। क्यों नहीं था वो जर्मनी वैसा? उसका एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन ये था कि जर्मनी जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और कोल्ड वॉर के टाइम पर इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द रीजन कॉल्ड ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ठीक है। वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल करता था, मतलब ये एक वेस्ट जर्मनी का जो पार्ट था, इट वॉज द एलाई ऑफ यूएसए। ठीक है। कैपिटलिस्ट ब्लॉक का पार्ट था ये, यूएसए का पार्ट था। इसका मतलब नेटो सीएटो सेंटो के कैंप को ज्वाइन कर रखा था इसने। जो ईस्ट साइड थी जर्मनी की, इट वॉज पार्ट ऑफ, डेफिनेटली अगर वेस्ट साइड यूएसए का पार्ट है तो ये वाला पार्ट था यूएसएसआर का पार्ट था। क्या? ईस्ट वाला नहीं, बस आप ऐसा मान लो कि जर्मनी को 20 टुकड़ों से काटकर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड होगा, अगर ऐसा आप लाइन रखकर काटोगे। ये वाला मैप ना वैसे यहाँ पर दे रखा है, आप पूछ रहे हो ना कि कहाँ पर है, ये देखो। ऊपर आओ, पेज नंबर कहाँ पर है ये, 5। पेज नंबर 5 के ऊपर आपको यूरोप का मैप दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो, येलो कलर में यहां पर आपको देखिएगा ये रहा वेस्ट जर्मनी, कैसे दिख रहा है। और यहां पर आपको रेड कलर में देखिएगा ईस्ट जर्मनी। दिखा? वेस्ट और ईस्ट दिखा समक्ष? ये चीज ये बता रही है कि रेड कलर में इसका मतलब क्या, इट इज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ये येलो कलर में मतलब क्या, इट वॉज पार्ट ऑफ यूएसए, मतलब नेटो सीएटो सेंटो, नेटो का ग्रुप है बेसिकली ये यहाँ पर। और दूसरा वाला वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर रखा है इसने। ये अपने आप से एक फैक्ट बन सकता है, अपने आप से एक फैक्ट बन सकता है। कैसे? एक क्वेश्चन लिख लो, समक्ष एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको ये लिखना है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था कशिश? आई थिंक एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर से पहले पहले लिखवा दिया था मैंने क्वेश्चन सारा, ये टेरिटरीज, ये चारों पॉइंट्स वाला लिखवा दिया था ना मैंने, कि क्या उनको फायदा मिलता था। अरे वो क्वेश्चन होगा ना कि मतलब ये इनको क्या बेनिफिट मिलते थे, सुपर पावर्स को क्या स्मॉलर पावर से बेनिफिट मिलते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन लिख लिया था ना? हाँ तो चलो ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखो दोनों। क्वेश्चन आप ये लिखो, अगर आपने ये पूछा है इसका मतलब ये क्वेश्चन बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ डैश एंड ईस्ट जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ डैश। वेस्ट जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ डैश एंड ईस्ट जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ डैश। समझ गए? ठीक है। यहां पर आपको ईस्ट जर्मनी में एक जगह दिख रही है, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा, बर्लिन। और वेस्ट जर्मनी में एक जगह दिख रही है, बॉन।
बॉन की ऊपर देखो, इसके ऊपर BONN करके लिखा हुआ है, बॉन। बॉन जो है ना, आप आप दोनों ना करंट अफेयर में यूपीएससी में इसको कवर करोगे। बॉन में ना हर साल एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत तगड़ी, वर्ल्ड के सारे लीडर्स आते हैं, यूरोप के तो सारे सारे आते ही है। और बर्लिन तो है ही भाई फेमस, है ना। बर्लिन एक ऐसी जगह है, आप देखोगे सेकंड चैप्टर में आते आते ऐसी घटना देखोगे, नेशनलिज्म का जीता जागता रूप देखोगे वर्ल्ड लेवल पर। हुआ क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला मैप तो हमें बोल रहा है कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइडेड है यूरोप। यूरोप के अंदर जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी डिवाइडेड है। एक पार्ट जर्मनी का एक सुपर पावर के साथ है, दूसरा पार्ट दूसरी सुपर पावर के साथ है। लेकिन आज के टाइम में तो मुझे जर्मनी ऐसा दिखता नहीं है। मैं तो सिर्फ वर्ल्ड में एक ही मैप, एक ही कंट्री जानता हूं, जर्मनी। क्या हम बोलते हैं ऐसा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी दो कंट्रीज हैं क्या? लेकिन आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तो अलग अलग कंट्रीज हैं, जर्मनी तो नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यूनाइट नहीं हो पाए, लेकिन जर्मनी यूनाइट हो पाया। क्या लीडर्स ने यूनाइट करा? क्या सुपर पावर्स ने यूनाइट करा? क्या ईस्ट जर्मनी की सरकार ने या वेस्ट जर्मनी की सरकार ने यूनाइट करा? बिल्कुल नहीं। जनता ने क्या करा था, इन लोगों ने क्या कर रखा था? सबसे पहले तो आप सरकार वो समझो इसको, ये रहा वेस्ट जर्मनी, इस साइड है ईस्ट जर्मनी। यहां पर दोनों सुपर पावर्स ने जब आपस में ये रीजन्स बांटे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बटना शुरू हो गए थे, तो यहां पर ना एक लंबी चौड़ी दीवार जो थी वो बनी, जिसको 150 किलोमीटर लंबी लगभग बनाया गया था। पूरा के पूरे जर्मनी के बीच में से निकाला गया था। अगर आप देखो ऊपर से होते हुए, येलो पोर्शन से होते हुए नीच बिल्कुल बीच में से जर्मनी के जा रहा है। लेफ्ट साइड वाला यूएसए का पार्ट है, नेटो का ग्रुप है। राइट साइड वाला वॉर्सो पैक्ट यानी कि यूएसएसआर का पार्ट है, ईस्ट जर्मनी, है ना। इसको कहते हैं हम लोग, बर्लिन से होकर ये दीवार निकली थी बीच में, इसलिए इसका फेमस नाम इतिहास के अंदर है बर्लिन वॉल। इसको जनता ने तोड़ दिया था, और यहीं से जिस दिन ये दीवार टूटी, यूएसएसआर एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिसइंटीग्रेट होता चला गया। 15 रिपब्लिक थी यूएसएसआर के अंदर, मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले। 15 रिपब्लिक, 15 नेशंस इज इक्वल टू यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सबसे पहले जर्मनी ने बगावत करी, फिर और कंट्रीज आएंगी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। होते होते इतना टूट जाएगा यूएसएसआर, सिर्फ रशिया एक कंट्री रह जाएगी और बाकी सारी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ऐसे करके ये वाली बात हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। और आपको अभी तक तो हिंट लगी गई होगी, द आंसर इज बायपोलर वर्ल्ड में जो गेम चली, इस रमी की गेम को जीता यूएसए ने। और आज के टाइम में अगर आपसे कोई पूछे, बीइंग अ पीएसआईआर स्टूडेंट, बीइंग अ यूपीएससी स्टूडेंट, आपको ये जवाब देना है आज के टाइम में वर्ल्ड क्या है, तो बोलना वर्ल्ड यूनिपोलर है। आज के टाइम में हेजीमनी किसकी है? यूएसए की हेजीमनी है, चलती आज भी उसी की है, कोई कैसे भी कर ले। हाँ एक चीज मैं आपको लेटेस्ट चीज बता देता हूं, कोल्ड वॉर 2.0 स्टार्ट हो गया है। 2.0 ये है कि यूएसए को चैलेंज करने वाला इस टाइम पर यूएसएसआर एज अ पावर थी, जो सेकंड चैप्टर के अंदर जाते जाते रशिया बन जाएगी। लेकिन आज के टाइम में यूएसए ही हेजीमन है, उसकी पावर को लेकिन चेंज करने वाला, कि हेजीमन को रिप्लेस कर कर मैं हेजीमन बन जाऊं, रशिया की जगह चाइना आ चुका है। और चाइना ने ये महारत हासिल करी है कि यूएसए जैसी सुपर पावर को टक्कर दे पा रहा है, ऑल ड्यू टू इट्स साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ज्यादा उसका एक्सपोर्ट का जो माल है ना, इतनी ज्यादा उसकी जीडीपी है, इतनी ज्यादा बूम करी उसने। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन वो चीज इकोनॉमिक्स में डिस्कस होगी। 1991 के जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, चाइना ने भी करे थे, लेकिन चाइना ने दरवाजे बहुत जल्दी खोल लिए अपने। इंडिया लेट हो गया, इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है चाइना से। और एक चीज हमेशा याद रखना आप दोनों, जब भी किसी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग पे लेकर जाना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में लेकर जाना है, इसका मतलब लैडर सीढ़ियां जो है वो बढ़नी है एक के बाद एक करके। हमेशा आप लिखकर आना कि दैट पर्टिकुलर कंट्री शुड फोकस ऑन, कशिश समक्ष, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देसी प्रोडक्शन करो, बाहर से इंपोर्ट मत करो। और इसके लिए दूसरा वर्ड होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हो रही है तो इसका मतलब गुड्स का देयर शुड बी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। ठीक है, फर्दर बात करते हैं इसके बारे में। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया और मैंने आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया। अब बात आती है एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर की। डायरेक्टली इस टॉपिक को हम लोग टारगेट करते हैं, चलो समझते हैं। देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस
जो कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, ये ना कोल्ड वॉर के टाइम पर होने वाले बड़े सारे क्राइसिस का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था। मतलब कोल्ड वॉर का जितना एरा चला है सिंस पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर दिसंबर 1992 तक, इतने टाइम तक होते होते, ठीक है, ये जो कोल्ड वॉर का एरा चला है, इसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो एक सिर्फ प्रोवोकिंग इवेंट था। इसके अलावा और छोटे छोटे इवेंट हुए हैं जिसमें कभी ऐसा लगता था कि यूएसएसआर जो है वो बायपोलर वर्ल्ड में यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर इमर्ज होकर आएगा, जिसमें कभी कभार ऐसा लगता था कि यूएसए का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो इसमें हमें बड़े सारे छोटे छोटे इवेंट देखने को मिलते हैं। एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर का वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि आपने डिटेल में पढ़ा इवेंट, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पर हमें बड़े सारे शूटिंग वॉर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज जाननी चाहिए, वो ये कह रहा है शूटिंग वॉर का मतलब ये है कि ठीक है भाई, थोड़े बहुत ये गर्मा गर्मी वाले वॉर थे ये, लेकिन छोटे छोटे क्राइसिस थे, छोटे छोटे वॉर थे, लेकिन इन वॉर की वजह से, इन क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर के अंदर, अब सेकंड एग्जांपल देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने समझा, सिर्फ ये एग्जांपल्स को आपको कोट करना है, इनके इवेंट हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर पॉलिटिकल साइंस, नॉट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो देखते हैं, दो सुपर पावर्स आमने सामने आते हैं, जस्ट लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर मुद्दा क्या था, क्यूबा, सामने कौन थे, दो सुपर पावर। क्यूबा तो एक कठपुतली था ना, पॉइंट क्यूबा था, क्यूबा तो किसी से भिड़ा ही नहीं ना उस टाइम पर। जॉन एफ कैनेडी ने फोन करा, किसको फोन करा, निकिता क्रुश्चेव को, कि शिप्स वापस ले लो अपनी, और वो टर्न बैक कर गया, एंड दिस इज हाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड हो गया और थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट हो गया। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अलावा हमारे सामने जो सुपर पावर जो यहां पर सामने कन्फ्रंट होती हैं, वो और कौन से इवेंट थे। ये जो कोरिया लिखा हुआ है ना, इसको कोरिया मत लिखो बुक में, इसके आगे लिखो कोरियन वॉर, इसको ऐसा करके बनाओ, यहां पर लिखो कोरियन वॉर इवेंट। कब से कब तक चला, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी आ सकती है, वैसे यहां पर क्रोनोलॉजी वाइज ही दे रखा है, 1950 से लेकर 1953। ठीक है, हाँ वही, और ये कोरिया वॉर की वजह से ही ना कशिश और समक्ष, ये जो आज के टाइम में हमें नॉर्थ कोरिया और नीचे जो साउथ कोरिया देखने को मिलता है, सिर्फ इसी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, कि इट वर दे बोथ वर डिवाइडेड इन द टू जोन्स। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट करता था, बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया यार।